नमस्कार, मैं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एक बारी और लेने की मांग पर सिंचाई विभाग पर प्रदर्शन। गेहूं पकाव के लिए 13 मार्च तक एक बारी को और चलाने की मांग। हादसे को न्योता दे रहा सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा, माकपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि उपज मंडी समिति ने खरीदी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन। गीले कचरे से एक दिन में बनाई जा सकेगी 2.5 क्विंटल खाद। मंडी के कूड़े का भी होगा निस्तारण। जनहित में धर्मशाला का निर्माण करवाना बहुत बड़ा कार्य। जिला अस्पताल के नए पीएमओ डॉक्टर पोटलिया का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। गेहूं फसल के पकाव के लिए 13 मार्च तक सिंचाई पानी की एक बारी और चलाने की मुख्य मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधियों की मुख्य अभियंता के साथ वार्ता हुई। किसानों ने पानी न दिए जाने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर प्रोफेसर ओम जागू ने कहा, सिंचाई विभाग 25 फरवरी की सुबह से भाखड़ा की नहरों को बंद कर केवल पेयजल चलाना चाहता है, क्योंकि वह जब पानी की कमी थी तब इसी तरह का निर्णय रेगुलेशन कमेटी में हुआ था। तब हुए निर्णय अनुसार वर्तमान में पानी की एक बारी चल रही है। इस बार कुछ बारिश भी हुई है। भाखड़ा क्षेत्र के किसान अपनी कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग से मिले हैं, जिसमें प्रमुख समस्या हमारी गेहूं की पकाई के लिए सिंचाई पानी कि अभी 25 फरवरी की सुबह तक एक एक बारी भाखड़ा में किसानों को मिलेगी, उसको 13 मार्च तक एक एक बारी किसानों को और दी जाए। इस पे हमारे मुख्य अभियंता का सकारात्मक रुख रहा है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपको एक एक बारी पानी और उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, साबुआना और खाड़ा सिस्टम के बहुत से गांव हैं जिनके अंदर सन 1998 में एक पटवारी नियुक्त थे, जिनकी मृत्यु 2014 में हो गई और उस समय लोगों ने आबियाना की राशि जमा करवा दी, परंतु पटवारी ने न तो पैसा सरकारी रिकॉर्ड में जमा करवाया, न ही सरकार को किसी प्रकार का रिकॉर्ड दिया। अब वो आबियाना, जो पुराना आबियाना जिसको किसान एक बार भर चुके हैं, दोबारा से मांग की जा रही है। उसके विरोध में भी लगातार पिछले 2-3 साल से यहाँ पर किसान एकत्रित हो रहे थे। आज फिर किसान सारे इकट्ठे हुए, मुख्य अभियंता से वार्ता हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो किसानों ने पैसा पूर्व में भर दिया है, उसकी वसूली नहीं की जाएगी, उसको राइट ऑफ करवाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तीसरा मुख्य मुद्दा था कि हमारी एमओडी और एलजीडब्ल्यू नहर, इनकी टेल लगातार पिट रही है, उन पे पूरा पानी नहीं हो रहा। एमओडी के अंदर तो 1-2 मोगे ऐसे लगे हैं, एलजीडब्ल्यू में भी लगे हैं, जिन पे सन 2000 से लगातार कुछ लोगों ने स्टे ले रखा है कि जब नहरें कच्ची थी उसमें मोगे लगे थे, जैसे ही बेड लेवल ऊंचा हुआ, नहरें पक्की बनी, तो उन्होंने स्टे ले लिया। आज वो मोगे एक कस्सी जितना पानी निकालते हैं और टेल के किसान उससे पीड़ित है। आज उस बात को लेके हम मुख्य अभियंता से जब हमने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में सरकारी वकील से बात करके और जल्दी से जल्दी स्टे खारिज करवाने का। नहरें लगातार नहीं चलती हैं तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से बुधवार को जिला अस्पताल के नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया का स्वागत किया गया। जिला अस्पताल में समिति की ओर से संचालित धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में समिति सदस्यों ने पीएमओ डॉक्टर पोटलिया का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिला अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं में विस्तार होगा और जिला अस्पताल नई बुलंदियां छुएगा। समिति सदस्यों ने पीएमओ को धर्मशाला की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएमओ डॉक्टर पोटलिया ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये एक धार्मिक संस्था है, लेकिन समिति सदस्य धार्मिक से भी बड़े कार्य कर रहे हैं। इसके चलते समिति किसी नाम या बैनर की मोहताज नहीं। समिति का नाम हनुमानगढ़ में जम्मू कश्मीर तक की हवा में घुला हुआ है। समिति ने किसी धार्मिक स्थल के पास धर्मशाला ने बनाकर जिला अस्पताल में निर्माण करवा जनहित का बहुत बड़ा कार्य किया है। इससे जिला अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने की असुविधा नहीं हो रही। ये बड़ा अनुकरणीय कार्य है।
समिति की ओर से की जा रही मूक बधिर विद्यालय शुरू करने की मांग भी अनूठी पहल है। साथ ही आश्वस्त किया कि चिकित्सालय प्रशासन व स्टाफ किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होने पर 24 घंटे तैयार रहेंगे। ये एक धार्मिक संस्था है, ये धार्मिक से भी बड़े काम कर रही है। इसको आज किसी संस्था को नाम की कोई बैनर की जरूरत नहीं है। ये हनुमानगढ़ जिले से लेकर J&K तक, मैंने भी J&K में नौकरी की 1.5 साल लेह लद्दाख में जब मैं फोर्स में पोस्टेड था, तो हर जगह इसका नाम है। मैं तो कहूँगा पूरी हवा में घुला हुआ है वनराज सेवा समिति का नाम और इसकी सेवा भावना। तो इसके कार्य इतने बड़े हैं कि इसका नाम की आवश्यकता नहीं है। और ये जैसे चिकित्सालय में धर्मशाला बनाई, ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये सभी के लिए है। ये एक बड़ी सोच है। धार्मिक कार्य होते तो मंदिर और मस्जिदों के पास, ये गुरुद्वारा और अन्य धर्म स्थान के पास भी किए जा सकते थे, लेकिन ये जनहित के बहुत ही बड़े कार्य हैं, जिससे आज बहुत बड़ा समाज, अपने ही समाज के लोग बीमार होकर आ रहे हैं और उन्हीं के परिजन यहाँ आ रहे हैं। तो उस समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो शुरू किया गया है और इसको आप मेंटेन कर रहे हो। पैसा लगा के बिल्डिंग खड़ी करना एक अलग बात है और इसकी मेंटेनेंस बनाए रखना और इस कार्य को सुचारू चलाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए समय निकालना पड़ता है इन कार्यों के लिए। ये पूरे अपने जिले हनुमानगढ़ और पंजाब तक के लोग, जो अपने पास हरियाणा तक के लोग इलाज करने आ रहे हैं, हर एक के मन में ये बात बसी हुई है भी हनुमानगढ़ के अगर हॉस्पिटल में अपन जाते हैं तो हमें कोई असुविधा नहीं होगी वहाँ ठहरने की, और वो भी जायज बहुत ही कम पैसों की अपन बात करें तो जिस भी तरह का अपना समाज है उसके लिए उस तरह की यहाँ सुविधा आपके द्वारा की गई है और ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। समिति सचिव इंद्रजीत चाराया ने बताया कि धर्मशाला का निर्माण करीब 4 साल पहले करवाया गया था। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की व्यवस्था धर्मशाला में ही की जाती है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। उन्होंने बताया कि समिति की आगामी कार्य योजना में मूक बधिर विद्यालय शुरू करना शामिल है। हॉस्पिटल में नवनियुक्त PMO डॉक्टर मुकेश जी कोटलिया, जिन्होंने पदभार संभाला है, उनका मालार्पण कर स्वागत किया गया। वह उनको हमारे धर्मशाला से अवगत करवाया गया। इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में मैं कोटलिया जी का और सभी का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने समय निकाल करके हमें जो सहयोग किया। कि धर्मशाला जो ये है 4 सालों से बनी हुई है और इस धर्मशाला के अंदर जो भी पेरेंट्स, जो भी यहाँ मरीज आते हैं, उनके जो अभिभावक हैं उनको ठहरने की व्यवस्था की जाती है। उनके भोजन की व्यवस्था भी श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा की जाती है और समय समय पर जब भी ठहरना होना तो बहुत नॉमिनल रेट्स के ऊपर यहाँ रुकने की बिना लाभ हानि के संस्था चल रही है। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 5 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन क्रय की गई है। इस मशीन को नवा बाईपास पर नए सब्जी मंडी यार्ड में स्थापित किया जाएगा। इस मशीन का फायदा है कि इसके जरिए गीले कचरे से एक दिन में 2.5 क्विंटल खाद बनाई जा सकेगी। इससे जहां खाद बनेगी वहीं मंडी के कूड़े का भी निस्तारण होगा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव CL वर्मा ने स्काई न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन प्राप्त हुई है। ये मशीन करीब 5 लाख रुपए की लागत की है। यह मशीन सब्जी मंडी के लिए उपयोगी है। इस मशीन से गीला कचरा डालकर खाद बनाई जा सकेगी। रोजाना करीब 2.5 क्विंटल तक खाद बनाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि नवा बाईपास रोड पर बनने वाले नए सब्जी फल मंडी यार्ड में इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन के लिए जगह आरक्षित की जा रही है। सारी मंडी के गीले कचरे को एकत्रित कर इस मशीन के माध्यम से उसकी खाद बनाई जाएगी। इससे कूड़े का निस्तारण होगा। खुली बोली में जितनी खाद की बिक्री होगी वह बेच दी जाएगी। शेष खाद का उपयोग जंक्शन टाउन के पार्क आदि में उपयोग में लिया जा सकेगा। सचिव ने बताया कि राज्य स्तरीय बैठकों में मंडी समिति सचिव व विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। राज्य सरकार की स्तर का निर्णय लिया गया कि मंडियों में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन लगाई जाए। इस मशीन को लगाने का एक फायदा तो यह है कि इससे कचरे का विधिवत निस्तारण हो जाएगा। दूसरा, गीले कचरे की खाद बनाकर उसे उपयोग में लिया जा सकेगा। सचिव ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पहली बार ये मशीन उपलब्ध हुई है। दूसरी मंडियों में भी इस मशीन को खरीदा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। वर्मा ने बताया कि टाउन में कृषि उपज मंडी समिति हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुई है।
टाउन की कृषि उपज मंडी समिति की भी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाया गया है। इस मशीन की खरीद के लिए समस्त बजट केंद्र सरकार से मिलना है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बजट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। इसके अलावा ई नाम योजना अंतर्गत कंप्यूटरीकरण लैब बनाने के लिए और ऑयल टेस्टिंग लैब के लिए भी मशीनें क्रय करने के लिए क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीन के लिए कुल 75 लाख रुपए के अनुदान के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भिजवाए जा चुके हैं। सब्जी मंडी के लिए सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट मशीन मंगाई है। इसके द्वारा जो भी सब्जी मंडी का गीला कचरा होगा उससे खाद बनाई जाएगी, तो कचरे का विधिवत निस्तारण हो जाएगा और खाद है उसका सही सदुपयोग उसके लिए। ये 5 लाख रुपए लागत की मशीन है और 2 साल की इसकी वारंटी है और इसको एक आदमी ऑपरेट करके और खाद बना सकता है। श्रीगंगानगर के चौधरी बलूराम गोदारा कन्या महाविद्यालय में 18 फरवरी से 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में टाउन स्थित वीएम कॉलेज की 16 सदस्यीय टीम भी हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता में पहले व्यापार मंडल कॉलेज में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार से शुरू हुआ प्रशिक्षण सत्र गुरुवार तक चलेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में महाविद्यालय की 16 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कोच मोनिका श्याम पांडे एवं महाविद्यालय व्याख्याता सुधीर चौधरी करेंगे। बुधवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रशिक्षण सत्र का अवलोकन कर महाविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों का परिचय हासिल किया गया। समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने क्रिकेट के खेल में उपयोग आने वाली सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की। समिति सदस्यों ने छात्राओं को खेलों में नया आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की ओर से जारी खेल के कैलेंडर 2021-22 के अनुसार बुधवार से श्रीगंगानगर के खालसा में शुरू हुई प्रतियोगिता के लिए व्यापार मंडल महाविद्यालय की बीए भाग तृतीय की 2 छात्राएं मीनू पुत्री नंदराम व किरण शर्मा पुत्री जयकिशन शर्मा हिस्सा ले रही हैं। समिति सदस्यों ने इन दोनों छात्राओं को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। आज हमारे बीएम जो कॉलेज है महाविद्यालय, उसकी क्रिकेट की टीम पहली बार गंगानगर क्रिकेट मैच खेलने के लिए यहां से जा रही है। ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के जितने भी इंटर कॉलेज जो कॉलेज हैं उनके जो बच्चियां हैं वो वहां गंगानगर में उनका मैच होगा। उनके लिए पहली बार हमारी यहाँ की टीम हम रवाना कर रहे हैं क्रिकेट की टीम। इससे पहले तो हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से योगा और बास्केटबॉल और बैडमिंटन में हमारी बच्चियां प्रदर्शन कर चुकी हैं, पर ये आज पहला मौका है जब क्रिकेट की टीम गंगानगर रवाना हो रही है। और मैं मेरी टीम की कैप्टन हूँ। हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आज अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं और ये हमारा मैच 3 दिन तक लगातार चलेगा और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आगे बढ़े और ये मैच कंप्लीट फाइनल तक जीत कर आए। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। हम 3 महीने से लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सुधीर सर और हमारे कोच टीचर है मोनिका दीदी। जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक के नजदीक जिला कलेक्ट्रेट रोड पर बना गहरा गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा है। रोजाना इस गड्ढे के कारण छुटपुट हादसे हो रहे हैं। पाइप लीकेज के कारण बने गड्ढे में पानी भरा हुआ है। इस कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को इस गड्ढे का आभास भी नहीं रहता। इस समस्या को लेकर बुधवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जलदाय विभाग मुर्दाबाद 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 जलदाय विभाग मुर्दाबाद 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 लीकेज पाइपों को बंद करो लीकेज पाइपों को बंद करो बंद करो। बताया गया कि करोड़ों रुपयों की लागत से नगर परिषद ने हाल ही में सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन करीबन 1 माह से लाल चौक के पास एफसीआई के गोदाम के सामने पेयजल पाइपलाइन लीकेज के चलते सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया है। इस कारण नई सड़क टूट चुकी है। इन गड्ढों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही पाइप लीकेज की वजह से नजदीक से गुजर रहे गंदे नाले का पानी साफ पानी में मिलकर पानी को दूषित कर रहा है।
इससे शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। खड़े हैं, ये हनुमानगढ़ जिले की सबसे व्यस्त सड़क है जो जिला बीस कार्यालय की तरफ जाती है और इधर बजरी मार्केट है, रेता सरिया सीमेंट है जो 150 टन के ओवरलोड ट्रक आते हैं। इस रोड पर लगातार 1 महीने से पानी की लीकेज चल रही है। हमने जलदाय विभाग को बार बार वहाँ लिख के दिया, बताया है कि आप इसकी लीकेज को ठीक करो। ये नई करोड़ों रुपए की सड़क जो नगर परिषद ने अभी बनाई है, ये इसमें एक बड़ा खड्डा हो गया है। यहाँ कभी किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है और लगातार बताने के बावजूद में, क्योंकि जैसे ही प्रशासन किया, ये अवैध कनेक्शन है, सड़क बनने से पहले कनेक्शन नहीं देते, लेकिन जब 2 रुपए लेकर और जो नाजायज कनेक्शन है वो दिए जाते हैं, उसी वजह से सड़क टूट रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें अगर कोई हादसा हो गया, किसी को तो खड्डा दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी की मौत हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बार बार चेताने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की रही। हमने एक ही बात कही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, स्वच्छ जल, जल ही जीवन है, जल बचाओ, और यहाँ ये दूसरी जब ये पानी बंद हो जाएगा, इसके अंदर सारा गंदा पानी जो सीवरेज का नाले का पानी सारा इसके अंदर जाएगा और वही दूषित पानी यहाँ की जनता पी रही है। हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने लगातार 1 महीने से ये कह दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर कल 12 बजे तक ये पाइप की लीकेज और खड्डे बंद नहीं हुए तो माकपा कार्यकर्ता यहाँ चौक पर इस रोड पर जाम लगाने का काम करेंगे। ये सारी जिम्मेवारी जलदाय विभाग की और यहाँ के प्रशासन की होगी, हमारी नहीं। उधर नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि लाल चौक के पास वाटर वर्क्स की 8 इंची पाइपलाइन लीकेज के कारण सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया है। इस बारे में पीएचडी एक्शन से बात कर तुरंत प्रभाव से लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करवाने को कहा गया है। संभवतः बड़े ट्रक ट्रॉलों के दबाव से पाइपलाइन लीक होने की समस्या पैदा हुई है। नगर परिषद की ओर से आगामी दिनों में इन भारी वाहनों को इस मार्ग पर प्रवेश बंद पता हमें चला भी आज लाल चौक के पास और एफसीआई गोदाम के साथ में कोई बीच में कोई पाइपलाइन है जो बड़ी 8 इंची वाटर वर्क्स की वो लीक हुई है। उससे सड़क का कुछ पार्ट है जो धंस गया है। हमने जइए नहीं ने हमारे उनको खबर कर दी है और एक्शन पीएचडी से मैंने बात की है कि तुरंत प्रभाव से उसको सही कराएं, क्योंकि वहाँ बड़े ट्रक और ट्रॉले भी चलते हैं, जिसके तहत वो पाइप शायद उसी दबाव से टूटी होगी। कुछ जो डीटीओ विभाग है वो भी मुझे ऐसे लगता है जैसे नेग्लिजेंसी भी उतारू है। 1300 क्विंटल बजरी के जो ट्रक ट्रॉले उधर से गुजर के इसी मंदिर के पास डंप हो रहे हैं, इनको भी अब हम कार्रवाई करेंगे, इनको बंद करने की कोशिश करेंगे भी, बिल्कुल इनको बंद करें, क्योंकि इतनी बड़ी जो वेट है वो जो बीकानेर हाईवे बना है वो नहीं झेल पा रहा, तो अंदर की सड़कें क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने अभी नगर परिषद में एक एजेंडा भी पास किया है, बाकायदा हम नाका बनाएंगे और वहाँ कांटा लगा के जो अंडरलोड ट्रक हैं उनको टाइमिंग से अंदर शहर में आने देंगे और ओवरलोड ट्रक जो भी अंदर घुसेगा उसको चेक करके उसकी बाकायदा प्लंटी रखेंगे और प्लंटी काटेंगे, अंदर उसको नहीं आने दिया जाएगा बाकायदा। और सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं भी, पीएचडी की जो पाइपलाइंस पुरानी डली हुई हैं, पत्थर की पाइपें हैं, और समस्या इसलिए विकट है, ये RUIDP का जो टेंडर पहले हुआ था 2 करोड़ का सीवरेज और नई पाइपलाइन डालने का, उसमें काम नाम मात्र होकर रह गया, चाहे वो कोई अफसरों की नेग्लिजेंसी रही, चाहे ठेकेदार का कोलैबोरेशन रहा। पिछले राज्य में ये चीज़ें चलती रहीं और उस वजह से वो हाई कोर्ट में चले गया मामला और वो लटक के रह गया। उस वजह से वो सारा 2 करोड़ का जो DPR थी जो बनी हुई, जो बड़ा अच्छा काम अगर शहर में हो जाता, वो नहीं हो पाया। उस वजह से ये पाइपलाइन जो पुरानी है कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रही है, तो उसको हम तुरंत प्रभाव से सही कराकर उस खड्डे को पूरा कम्पैक्ट कराकर उस जो जितना वो पेच है उसको कटिंग करके पूरा अच्छी तरह से उसको दोबारा कारपेट करें। शहीद भगत सिंह युवा फाउंडेशन क्लब की ओर से बुधवार को टाउन के वार्ड नंबर 27-18 HMH स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंद परिवारों के 51 बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस दौरान क्लब सदस्यों ने बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए। नए जूते पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे। इस मौके पर क्लब के रोमिल काटपाल और हरविंदर नागपाल ने बताया कि क्लब के 7 नौजवान जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों क्लब सदस्यों ने बैठक कर तय किया कि विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की मदद की जाए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो।
शहीद भगत सिंह युवा क्लब की सभी साथियों द्वारा, हमारी पूरी टीम द्वारा आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 27 में बच्चों को 51 शूज़ हमारे साथियों द्वारा वितरित किए गए हैं। आगे भी समय समय पर हमने शूज़, जुराबे, जर्सियाँ और आदि मौसम के भाव को देखते सामान वितरित किया गया है अलग अलग स्कूलों में। कोरोना काल के चलते हुए 2 साल में हमने ये मतलब कि कुछ भी वितरित नहीं किया था, पर कोरोना के अंदर हमने जो बिल्कुल ज़रूरतमंद परिवार थे उनको हमारी टीम की तरफ से किट्टे भी बांटी गई थी। 51 किट्टे बांटी गई थी। आज स्कूल खुले हैं बच्चों के, तो पहले दिन ही बच्चों को आज 51 शूज़ वितरित किए गए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद भगत सिंह क्लब की तरफ से आज हमारे विद्यालय में जो गरीब बच्चों के लिए इतना बड़ा योगदान किया, इन्होंने बच्चों के जूते बांटे इनको। आज इन बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, सर्दी के मौसम में इनके ये काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था का। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदान किए जाने के लिए अंबेडकर पुरस्कार वर्ष 2022 के प्रस्ताव 10 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह सोलंकी ने बताया कि विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सामाजिक सेवा, महिला उत्थान, न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था व्यक्ति को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, अंबेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। शेखावत ने बताया कि प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अंबेडकर पुरस्कार 2022 को के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, अंबेडकर न्याय पुरस्कार, इन 3 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए विज्ञप्ति जारी करी गई है। इस विज्ञप्ति में जो निर्धारित जो प्रारूप हमारी जो साइट है www.sdrajasthan.government.in पर से जो है आवेदन का प्रारूप निर्धारित डाउनलोड करके निर्धारित जो प्रारूप है उसके साथ विज्ञप्ति में निर्धारित जो दस्तावेज लगाए जाने उनके साथ आवेदन जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा के माध्यम से निदेशालय सामाजिक न्याय अधिकारिता को ये आवेदन अपना अप्लाई करना होगा। इसमें इन जो तीनों श्रेणियों सामाजिक सेवा, महिला कल्याण और न्याय पुरस्कार में जिन्होंने भी उल्लेखनीय कार्य किया उनको प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार दिए जाने के प्रावधान किया गया। संत शिरोमणि रविदास के 645वें जन्मदिन पर बुधवार को टाउन स्थित मोची मार्केट में दुकानदारों की ओर से भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज बहुत ही सरल हृदय के थे और दुनिया का आडंबर छोड़कर हृदय की पवित्रता पर बल देते थे। गुरु रविदास महान क्रांतिकारी भी थे, वे जात पात के विरोधी थे।
महाराज के जन्म उत्सव पर 645वें जन्म उत्सव पर मोती मार्केट हनुमानगढ़ में भंडारा और संत तुलसीदास जी महाराज के जो गुण और गुणों के विचार, जो उनके विचार थे, जो जिन्होंने और समाज को लेकर जो समाज के अंदर जो क्या कहते हैं संत ने जागरूकता दिलाई, नीचे समाज को ऊपर उठाया और ऊंचे और नीचे समाज को दोनों को मिलाकर एक साथ चले। ऐसे नहीं गुरु रविदास जी महाराज किसी एक समाज के थे, वो दो समाज के थे। हमारे सबके समाज के लिए अच्छे काम किए, अच्छे करे। गंगा मैया इसके भिन्न थी, इनके पास आई थी, जो है जिसलिए हम पास हुए। अब उस आधार को हम मानते हैं, किसी को लंगर चलाते हैं, जिसके नाम पे चलते हैं, रविदास महाराज के नाम। श्री गुरु रविदास महाराज का 645वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उस समय में उन्होंने एकता, भाईचारा और न्याय का संदेश दिया। वो आज हमारे पूरे देश के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां इस तरह की हैं कि एकता, भाईचारा कायम करने की आज महती आवश्यकता है। उसी क्रम में हनुमानगढ़ में भी लगातार 15 दिन से प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा था लड़ीवार, और कल श्री गुरु रविदास महाराज की जागो हमने निकाली पूरे नगर में। उसी क्रम में आज हमारा मुख्य कार्यक्रम है, जिसके तहत लुधियाना से रागी जत्थे आए हुए हैं, महाराज के आदर्शों का गुणगान कर रहे हैं, जिससे कि पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में और पूरे नगर में एकता, भाईचारा कायम रखने का संदेश जाए। उसके पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।